ऑलराइट। सो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था बेल्ट्स, रोप्स एंड चेन्स का, जिसमें हम पहले पढ़ रहे थे बेल्ट ड्राइव्स को। सो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी बेल्ट ड्राइव्स की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। बेल्ट ड्राइव्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, उसके अंदर आपकी ओपन बेल्ट टाइप क्या होती है, क्रॉस बेल्ट टाइप क्या होती है, टाइट साइड क्या होती है, स्लैक साइड क्या होती है, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली। ये बेसिक फंडामेंटल्स हमने कवर कर लिए थे। आज का जो सेशन है ये मेनली सारी फंडामेंटल्स, फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस पे है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये बेसिक समझ आएंगे तभी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर थोड़े से मतलब चेंजेस होंगी। मतलब जो यहाँ पे कंसेप्ट समझोगे वहाँ पे अप्लाई करना फिर इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आंसर्स नहीं है इसके बेल्ट ड्राइव्स के, तो थोड़ा इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेना। सो द फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ बेल्ट। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपका बेल्ट ड्राइव का सेशन स्टार्ट भी किया था, तो वहाँ पे मैंने एक डिसएडवांटेज बताई थी कि बेल्ट ड्राइव्स के अंदर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रहती। पर मैंने कहा था वेलोसिटी रेशियो हम बाद में पढ़ेंगे होती क्या है। ऑलराइट, तो ये एक इनकी डिसएडवांटेज है कि जो वेलोसिटी रेशियो है कांस्टेंट नहीं रहती। और ये एडवांटेज होती है गियर ड्राइव्स में। गियर ड्राइव्स इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहती है। सो ये होती क्या है, इसके लिए बेसिकली हमें पहले ये समझना होगा कि अगर आपके पास एक ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम जैसे सामने दिया हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है ड्राइवर पुली की, तो ड्रिवन पुली की भी क्लॉकवाइज हो रही होगी। और अगर आपका ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका स्लैक साइड ऊपर है, टाइट साइड नीचे है। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका ड्राइवर पुली का डायमीटर D1 है, ड्रिवन पुली का D2 है, N1 आपके आरपीएम है ड्राइवर पुली के, N2 आपके आरपीएम है ड्रिवन पुली के, और स्मॉल टी जो है वो आपकी थिकनेस है बेल्ट की। तो जो वेलोसिटी रेशियो होती है उसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द फॉलोअर एंड द ड्राइवर। बेसिकली आपको N2 बाय N1 का रेशियो फाइंड आउट कर रहा है। सो ये N2 बाय N1 जो होता है, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सी, अगर यहाँ पे मैंने ये भी स्टेटमेंट लिखी है, आई होप सबको क्लियर होगी, कि अगर मैं आपका ड्राइवर पुली पहले कंसिडर करूँ, ऑलराइट, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये भी बेल्ट है, और ये ब्लू पोर्शन बेसिकली घूम के इस पुली को टच करते हुए जा रहा है, ये भी बेल्ट है, और ये ब्लू पोर्शन बेल्ट है, ये यहाँ से पूरी आर्क फिर से बेल्ट है। तो अगर मैं ड्राइवर पुली को देखूं और मैं बोलूं कि जो द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज पासिंग ओवर द ड्राइवर पुली इन 1 मिनट इज πd1n। इसका मीनिंग क्या है कि 2πr आपका बेसिकली उसका पेरीमीटर हो रहा है, और n1 आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1 मिनट में कितने हो रहे हैं। सो ये आपका लेंथ ऑफ बेल्ट हो जाएगा जो ड्राइवर के ऊपर से पास कर रहा होगा। ऑलराइट, तो अगर हमें ये पता लग गया तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि आपकी ड्रिवन पुली के ऊपर भी 1 मिनट के अंदर जो लेंथ ऑफ बेल्ट पास हो रही होगी वो क्या होगी, πd2 × n2, क्योंकि उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिफरेंट होंगे। n1 n2 दोनों अलग होंगे, इतना ध्यान रखना, क्योंकि डायाज अलग है। सो अगर इस ड्राइवर पुली से आपका जा रहा है πd1 n1 लेंथ ऑफ बेल्ट और 1 मिनट में, और ड्रिवन पुली से जा रहा है πd2 n2 लेंथ ऑफ बेल्ट, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होगा कि 1 मिनट के अंदर ना बेल्ट की लेंथ बढ़ रही है ना घट रही है। जितना लेंथ इधर से जा रहा है उतना ही लेंथ उधर से भी जा रहा होगा। इसीलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि πd1 n1 इज इक्वल टू πd2 n2, क्योंकि लेंथ ऑफ बेल्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, चाहे वो ड्राइवर पुली से देखें चाहे वो ड्रिवन पुली से देखें, बढ़ घट तो रहा नहीं है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं। इसको इक्वेट करोगे तो पाई पाई कट जाएगा, आपको n2/n1 का रेशियो मिल जाएगा एज d1/d2। सो ये आपको वेलोसिटी रेशियो मिल गया। ये सिंपल केस के लिए। अगर आपको बोला जाता है कि आपको बेल्ट का थिकनेस भी कंसिडर करना है इन सिचुएशंस के अंदर, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज आपको स्मॉल टी ऐड कर देना डायमीटर्स के अंदर। सो आपका वेलोसिटी रेशियो जब थिकनेस ऑफ बेल्ट कंसिडर करना होगा, इट विल बिकम n2/n1 इज इक्वल टू d1 + t/d2 + t। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट इस तरह से देखा जाता है। तो आगे अगर आने वाले कुछ डेरिवेशंस में मैं न्यूमेरिक वेलोसिटी रेशियो की बात करूंगा, सो दैट विल मीन n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2। नाउ बिफोर आई मूव फर्दर, तो ये जो सामने हमने केस अभी डिस्कस किया है, ये हमने किया है सिंपल बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स। दो पुलीज हैं और एक बेल्ट है, और बेसिकली आपका ओपन ड्राइव सिस्टम है, ओपन बेल्ट सिस्टम है। अगर मैं कहूं कि आपका बेसिकली कंपाउंड बेल्ट सिस्टम है, ये भी हमने स्टडी किया था। कंपाउंड बेल्ट सिस्टम क्या होता है कि आपकी एक ड्राइवर पुली है जो पुली 1 बन जाएगी। ये ड्राइवर पुली से बेल्ट जो है कनेक्ट हो रही है पुली 2 को, ये छोटी वाली पुली को। और ये पुली 2 जो है एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। ये ब्लैक ब्लैक चीजें शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
और इसी पुली 2 की जो शाफ्ट है, उसी शाफ्ट के ऊपर आपका पुली नंबर 3 भी माउंटेड है, जो बड़ी पुली है। सो इस बड़ी पुली से बेल्ट जा रही है एक और पुली पे, पुली नंबर 4 पे, जो आपका ड्रिवन पुली हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए, ये ड्राइवर पुली बड़ा वाला, यहाँ पे छोटा वाला हो जाता है ड्रिवन पुली, बड़ा वाला हो जाएगा ड्राइवर पुली, छोटा वाला हो जाएगा ड्रिवन पुली। सो 4 पुलीज हैं आपकी। सो इस केस में एक लिटिल छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट ही एक है, और जिस शाफ्ट पे मतलब ये पुली 2 माउंटेड है, पुली 3 भी उस पे माउंटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका आरपीएम जो पुली 3 का होगा वो ही पुली 2 का भी होगा, या जो पुली 2 का होगा वही पुली 3 का होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे N2 विल बी इक्वल टू N3, ये बात को ध्यान रखना, आगे जाके यूज करेंगे। सो इस कंपाउंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम में ये ड्राइवर पुली का डायमीटर D1 है, छोटा पुली का डायमीटर D2 है, पुली 3 का डायमीटर D3 है, और पुली 4 का डायमीटर D4 है। ऐसे ही नंबर ऑफ आरपीएम N1 है, N2 है, N3 है, N4 है। तो अगर इस केस में मुझे वेलोसिटी रेशियो निकालना हो किसी कंपाउंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम का, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं कहूंगा कंसिडर करते हैं पुली 1 और पुली 2 जहां पे बेल्ट चढ़ी हुई है। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि N2 by N1 विल बी इक्वल टू D1 by D2, और इसे बोल देते हैं इक्वेशन ए। ऐसे ही अब मैं कहूंगा कि हम कंसिडर करते हैं पुली 3 को और पुली 4 को, ये एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। तो इस केस में आपका जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा N4 by N3 इज इक्वल टू D3 by D4। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी समझाया है कि बेसिकली क्योंकि शाफ्ट एक है यहाँ पे, आपका N2 विल बी इक्वल टू N3, और अगर N2 इक्वल टू N3 है तो आपका जो यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट डू यू कॉल दिस, वेलोसिटी रेशियो, दैट विल कम आउट टू बी N4। यहाँ पे इसका आरपीएम डिवाइडेड बाय N1, इसका आरपीएम, इक्वल टू D1 by D2 इंटू D3 by D4। तो ये क्वेश्चन डी हो गया। अब लाइकवाइज अगर मैं बोल दूं कि भाई आपको इसके अंदर कंसिडर करना होगा थिकनेस, सॉरी इसके इसके अंदर थिकनेस का रोल हमने निग्लेक्ट कर दिया। सो ये इतना ही है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है स्लिप ऑफ बेल्ट। आई होप आपको याद होगा कि हमने बीच में एक बार डिस्कस भी किया था कि स्लिप का मीनिंग क्या होता है। स्लिप का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका एक ड्राइवर पुली है या ड्रिवन पुली है, अगर इस पुली के ऊपर स्पीड बढ़ जाए या कोई एनॉमली हो जाए, कुछ ऐसा हमने मतलब डिजाइन में फ्लॉ डाल दिया या गड़बड़ हो गई हमसे, सो आपका जो पुली है वो तो घूमे जा रहा है, पर बेल्ट उसके साथ फ्रिक्शन लेके घूम नहीं रही, वो स्लिप कर रही है, बेल्ट वहीं की वहीं रुक गई, पुली घूमे जा रहा है। इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो, समझ रहे हो? इस चीज को मैं फिजिकली जो आपको कह रहा हूँ, इसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं बेल्ट स्लिप हो गया। मतलब पुली घूम रहा है बट बेल्ट वहीं का वही है, पुली बेल्ट पुली के साथ नहीं घूम रहा। सो यही यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी जो लिखा है कि द मोशन ऑफ द बेल्ट एंड शाफ्ट supposing a firm frictional grip between the belts and the shafts, but occasionally the frictional grip becomes insufficient. Now, this may cause some forward motion of the driver without carrying the belt with it. So, this is called slip of the belt and it is generally expressed as percentage. जो स्लिप ऑफ बेल्ट है ना, इसका मैं जब आपको बोलूंगा कि भाई आपको कंसिडर करना है 2% स्लिप ड्राइवर पुली पे, आपको कंसिडर करना है 1% स्लिप ड्रिवन पुली पे, तो मैं परसेंटेज में बात करूंगा, 0.1 और 0.2 दोनों ड्राइवर और ड्रिवन पुली का अलग अलग बात भी करूंगा। होने को सेम भी हो सकती है कि 2% स्लिप ऑन बोथ द पुलीज, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1% स्लिप ऑन ड्राइविंग पुली एंड 2% स्लिप ऑन ड्रिवन पुली, क्योंकि फ्रिक्शनल कांस्टेंट कैसा होगा, पुली कैसी होगी, उन चीजों पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका स्लिप ऑफ बेल्ट। सो S1%, जैसे मैंने 1% 2% बोला, तो S1 वो चीज है। सो S1% इज स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट, S2% स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द फॉलोअर, ठीक है। S1 S2 आपके ड्राइवर और ड्रिवन के ऊपर फॉलोअर के ऊपर स्लिप परसेंटेज है। तो अगर अब मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर, पहले मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर सेकेंड। सो वो वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल लेटर v के साथ, और मैं बोलूंगा कि v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 माइनस पाई डी एन N1 बाई 60 इंटू S1 बॉल 100। ये मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर आपका वेलोसिटी अगर स्लिप ना हो तो आपके ड्राइवर के ऊपर जो वेलोसिटी होगी बेल्ट की वो क्या होनी चाहिए, पाई D1 N1 बाई 60, उसका डाया उसी के आरपीएम डिवाइडेड बाई 60। बट अब मैं बोल रहा हूं कि इस ड्राइवर के ऊपर एक्चुअली आपके होगी स्लिप,
तो आपकी स्पीड जो है उस स्लिप के कारण बेल्ट की कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपका पुली घूम रहा है पर आपका बेल्ट नहीं घूम रहा, तो आपकी वेलोसिटी कम हो गई। इसलिए मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई d1 n1 by 60 इंटू s1 by 100। मैंने स्लिप का कंपोनेंट उससे सब्ट्रैक्ट किया। सो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकेंड is denoted by small v is equal to pi d1 n1 by 60 into 1 minus s1 upon 100। तो ये आपका इक्वेशन ए हो गया। अब यही वेलोसिटी के साथ आपका बेल्ट जो है फॉलोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग फ्रॉम द फॉलोअर। मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली, ध्यान से सुनना, कि इसी v वेलोसिटी के साथ आपका ड्राइवर जा रहा है फॉलोअर की तरफ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, अगर अब मुझे बोलना है कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकेंड, वो होगा पाई d2 n2 by 60, जो होना चाहिए इज इक्वल टू v माइनस v इंटू s2 by 100। v क्या है, आपका ड्राइवर पर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर ड्राइवर पर सेकेंड, उसमें से मैं s2 का कंपोनेंट अब जो स्लिप हो रहा है वो रिड्यूस कर रहा हूँ, और ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिप्रेजेंट करेगा पाई d2 n2 by 60। सो ये आपका हो जाएगा बेसिकली पाई d2 n2 upon 60 इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस s2 upon 100। ये इक्वेशन बी हो गया। अब सर आपके इसमें पास, फॉलोवर आया कहाँ से, मतलब फॉलोवर है कहाँ पे सर इसमें, हाँ, मतलब सर जो फॉलोवर होता है वो इसमें कहाँ पर आया, मतलब बेल्टर अरे पुली में तो फॉलोअर कुछ देखा मतलब नहीं है। ड्राइवर पुली भाई। ये आपका ड्रिवन पुली जो मतलब ड्राइवर पुली है, एक तो ये हो गया, ड्रिवन को फॉलोअर बोल रहा हूँ, ये इसी के मोशन को फॉलो कर रहा है ना। ओके। कैम फॉलोअर में नहीं है, हम बेल्ट ड्राइव में आ चुके हैं। ठीक है हियर फॉलोअर मींस ड्रिवन पुली, ठीक है। सो ये आपकी दो वेलोसिटीज आ गई स्लिप के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे v जो है मैं रिप्लेस कर देता हूँ इक्वेशन a से। मैंने v क्या निकाला था, पाई d1 n1 upon 60 इंटू 1 माइनस s1 upon 100। तो मैंने v यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन b अब नई फॉर्म में आपकी क्या निकल के आ जाती है, पाई d2 n2 upon 60 इज इक्वल टू v का रिप्लेसमेंट। सो ये कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूँ पाई d1 n1 upon 60 इंटू 1 माइनस s1 upon s2 plus 100। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब व्हाट डू यू कॉल दिस, मैथमेटिकल ट्वीकिंग सा करके इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं s1 प्लस s2 को s से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर और द ड्रिवन पुली पर सेकंड इज पाई d2 n2 upon 60 इज इक्वल टू पाई d1 n1 upon 60 into 1 minus s upon 100, where s is equal to s1 plus s2। और अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इस इक्वेशन में अब रीअरेंजमेंट करूँ मैं ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर ही, तो n2 by n1 कर लेते हैं, पाई और 60 कट जाएगा, पाई और 60 कट गया, तो ये d1 upon d2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बच गई मेरे पास। इक्वेशन सी को ही रीअरेंज किया है, पाई और 60 कट कर दिया, और यहाँ से बेसिकली रीअरेंज करके इसे इस तरह से लिख दिया। और अब इस केस में, हाँ, सर ये जो मैथमेटिकल वो किया है हमने, ये assumption तभी पॉसिबल होगी अगर S1 S2 is very very small, हाँ, even smaller, tending more less than even 1%, कह सकते हो। वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी सर, आई मतलब एग्री, आई एग्री। एस अप्रोच के आपका हिसाब कम से। मान के चल रहे हैं, मतलब कम होना चाहिए, ये assumption तो यस वैलिड है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई इक्वेशन डी। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कंसिडर करना होगा बेल्ट का थिकनेस भी, सो सिंपली आपको बेसिकली d1 + t/d2 + t ऐड कर देना दोनों साइड के ऊपर। सो आपका जो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा n2/n1 इज इक्वल टू d1 + t/d2 + t इंटू 1 माइनस s/100, where s इज s1 + s2। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो निकालने का तरीका है, जब मैंने बोला बेसिकली आपको स्लिप ऑफ बेल्ट भी कंसिडर करना है। और इक्वेशन ई है कि जब आपको वेलोसिटी रेशियो निकालने बोला जाए, जब आपको स्लिप ऑफ बेल्ट कंसिडर करना है प्लस आपको थिकनेस ऑफ बेल्ट भी कंसिडर करना है। सो ये आपका तीन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, फर्स्ट था वेलोसिटी रेशियो नॉर्मली पढ़ा, फिर वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव विद थिकनेस पढ़ा, और अब फाइनली हमने एक पढ़ा विद स्लिप ऑफ बेल्ट प्लस विद थिकनेस ऑफ बेल्ट। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राइव। कि अगर आप किसी बेल्ट ड्राइव सिस्टम को बनाने जा रहे हो, डिजाइन करने जा रहे हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आपको तो क्या पता है, आपको तो सिर्फ यही पता है ना कि आपने बेसिकली दो शाफ्ट्स हैं, इनका डिस्टेंस इतना है, और बेसिकली यहाँ पे अब बेल्ट की लेंथ कितनी लेनी है ये कैसे डिसाइड करेंगे, कोई लेंथ लोगे ना, क्योंकि तभी परफेक्टली फिट करेगा।
सो उसको निकालने का जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे होता है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बड़ा वाला पुली आपका ड्राइवर पुली है, ये छोटा वाला पुली आपका ड्रिवन पुली है। ये दोनों रेड सर्कल्स पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो छोटा पुली भी आपका ड्रिवन पुली जो है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब मैं साथ में बोल रहा हूँ कि बेसिकली आपका जो बड़ा पुली है इसका रेडियस है R1। तो ये O1 J डिस्टेंस R1 है, O1 E डिस्टेंस R1 है, O1 G डिस्टेंस भी R1 है। ऐसे ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ छोटे पुली का रेडियस होगा आपका R2। तो O2 F डिस्टेंस भी R2 है, O2 H डिस्टेंस भी R2 है, O2 K डिस्टेंस भी R2 है। और मैं बोल रहा हूँ साथ में कि आपके पुली का सेंटर डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर यहां से लेके ये सेंटर यहाँ O1 O2 जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है X। ये मैंने बोल दिया। अब मैं साथ में बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन डायग्राम के अंदर मैंने एक डैश लाइन ड्रॉ किया है। ये डैश लाइन क्या है? मैंने O1E के ऊपर O2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सो O2M इज परपेंडिकुलर टू लाइन O1E। सो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि EF ये टेंजेंट्स हैं इन दोनों पुलिस को, ये भी ध्यान रखना। EF टेंजेंट्स हैं। तो अगर ये लाइन यहाँ पे जो सॉलिड ब्लू लाइन है, अगर O2M परपेंडिकुलर है O1E के, सो O2M इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे और क्या दिख रहा है हमें? मैंने एक एंगल भी बनाया हुआ है, वो एंगल मैं डिफाइन कर रहा हूँ MO2O1। ये मैं बोल रहा हूँ अल्फा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ MO2O1 अल्फा है। सो अगर MO2O1 अल्फा मैंने डिफाइन किया, तो आप ध्यान से देख सकते हो EO1 ये वाला जो एंगल है बेसिकली ये भी अल्फा हो जाएगा, इधर से ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। सो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा इजी हो जाता है कि मतलब सब कुछ डेरिवेशन को करना। So ये मैंने बता दिया R1 R2 radii of the larger and the smaller pulleys. X is the distance between the centers of the two pulleys O1 O2. L is the total length of the belt, something which we want to evaluate. ये इस derivation का main crux है. Now let through O2 draw O2M parallel to EF, और ये basically perpendicular है यहाँ पे, तो ये आपको क्या कहते हैं अल्फा हो गया, ये MO2O1। अब और क्या है? अब आपको बेसिकली है यहाँ पे लेंथ ऑफ बेल्ट निकालनी है। सो आपकी लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी होगी? आपकी लेंथ ऑफ बेल्ट होगी, ध्यान से देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये G पॉइंट से। ये आर्क की लेंथ, क्योंकि ये बेल्ट यहाँ पे इस पुली के ऊपर पूरी तरह से मतलब चिपकी होगी, आप इस तरह से कह सकते हो। सो आर्क लेंथ GJE प्लस ये लेंथ EF प्लस आर्क लेंथ FKH प्लस HG की लेंथ। तो ये आपकी टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट हो गई। ये चीज को ध्यान रखना है कि आपका टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट जो है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये भी देख सकते हो कि G और E पॉइंट अलाइंड है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आर्क लेंथ GJE can be written as equal to twice of arc length JE। JE प्लस JG, मतलब वो सेम ही चीज है ना, JE और JG इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं आर्क लेंथ GJE इज इक्वल टू 2JE। और साथ में EF और GH भी इक्वल है, तो मैं EF प्लस GH को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ EF। और यहाँ पे फिर से FKH के अंदर इस आर्क लेंथ को FKH को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 2FK। तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशन को रिप्लेस करने वाला हूँ इस तरह से। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने GJE को ट्वाइस ऑफ आर्क लेंथ JE लिख दिया, EF प्लस HG को ट्वाइस ऑफ EF लिख दिया, आर्क लेंथ FKH को ट्वाइस ऑफ आर FK लिख दिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो अगर ये लेंथ ऑफ बेल्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, तो अब एक एक करके इन टर्म्स को इवैल्यूएट करेंगे। ऑलराइट, सो आर्क लेंथ JE, ये J ये E, आर्क लेंथ क्या होता है? L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है ना। तो रेडियस हमें पता है R1 है इस केस के अंदर, इसका थीटा क्या होगा? 90 प्लस अल्फा। ऑलराइट, तो आर्क लेंथ JE हो जाएगा R1 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब आर्क लेंथ FK की बात करते हैं। FK क्या हो जाएगा? L इक्वल टू R थीटा। यहाँ पे रेडियस क्या है? R2। थीटा सर क्या हो ट्वाइस जाएगा? ऑफ EF होगा ना? हाँ, ट्वाइस ऑफ EF होगा। वो बाद में करेंगे, जब इक्वेशन में डालेंगे ना, तो बस 2 ही रिप्रेजेंट करना होगा। अभी नहीं सर, सिर्फ मैंने आर्क लेंथ JE डिफाइन किया कितनी है, सर इसे इसके बाद में 2 ऊपर से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। EF प्लस HG। दोबारा बोलना।
EF plus HG twice of EF होगा ना? EF plus HG twice of EF, हाँ हाँ। लेकिन सर आपने बस EF लिखा है ऊपर वाले इक्वेशन में। नहीं यार, 2 बाहर लिखा तो हुआ, कॉमन है ना। आर्क लेंथ JE प्लस EF प्लस आर्क FKH, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके। पूरा 2 है। ये सारी टर्म्स का 2 है, मतलब 2 इंटू आर्क JE, 2 इंटू EF प्लस 2 इंटू आर्क FK, तो 2 कॉमन लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे आर्क लेंथ एफ के जो है वो हो जाएगी L इक्वल टू आर थीटा, आर आपका R2 है, थीटा आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इस केस में। सो ये दो टर्म्स पता लग गई। अब बच गई टर्म EF। अब EF कैसे इवैल्यूएट करना है वो देखते हैं, उससे पहले अल्फा भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा भी हमें नहीं पता। सो इन ट्राइंगल O1 O2 M, इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं हम बेसिकली। सो मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मैं साइन ऑफ अल्फा निकाल लूं। साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, O1M डिवाइडेड बाय O1 O2, ठीक है। सो साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, O1M डिवाइडेड बाय O1 O2। O1M को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं OE माइनस EM। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि O1E R1 है और EM क्या होगा, ये आपका बेसिकली R2 है। तो मेरे को ये दो टर्म्स पता है, पर मेरे को सीधा O1M नहीं पता था, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया उसके साथ। मैंने बताया था ना ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही है, तो ये बेसिकली R2 हो जाएगा EM जो है आपका। तो ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा R1 बाय R2 अपॉन एक्स। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अल्फा एंगल काफी छोटा होता है, तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। अगर ये चीज क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सो ई एफ क्या होगा अब, ठीक है। ई एफ, ये वाली जो लेंथ ऊपर हमने कंसिडर करनी थी, इसको भी मैं ये बोल सकता हूँ बेसिकली कि ये क्योंकि पैरेलल है, ये इक्वल है एम ओ टू के इक्वल है। तो यहाँ पे O1M O2 जो है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो वो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया कि आपका MO2 जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O1M का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो यहाँ पे O1 O2 क्या है, x है। O1M क्या है, हमने अभी फाइंड किया है O1M R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से x कॉमन लेके मैंने लिया x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब इस चीज के ऊपर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कि आपका EF जो मैंने यहाँ से डिराइव किया था विल फाइनली कम आउट टू बी x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x। सो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस किए और कुछ नहीं। तो अब इस स्लाइड के ऊपर मुझे चाहिए क्या क्या था, आर्क लेंथ JE यहाँ पे निकाल लिया, आर्क लेंथ FK यहाँ पे निकाल लिया, EF मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और इनके अंदर अल्फा अल्फा मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सो अब जो सारे पैरामीटर्स मुझे नोन है, मैं वापस जाके ये लेंथ ऑफ बेल्ट ट्वाइस ऑफ ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देता हूँ। इन टर्म्स को मैं रीअरेंज कर देता हूँ, रीअरेंज करने के बाद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और आपका जो फाइनल इक्वेशन आ जाता है वो आ जाएगा this is one equation that you should know while solving the numericals कि length of an open belt drive is equal to pi by 2 d1 plus d2 plus 2x plus d1 minus d2 का whole square upon 4x. So this is something that you should know. कई बार इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सो दिस इज वन डेरिवेशन यू शुड नो, ऑलराइट। कई बार ये इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं ये डेरिवेशन, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको याद हो पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एंगल ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट ऐसे बोला था हमने। सो यहाँ पे एक एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वो बोला जाएगा थीटा। वो देखा जाता है आपकी ड्रिवन पुली के ऊपर। ड्रिवन पुली कौन सी है, छोटी वाली, तो वो क्या होगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है, FKH को मैं बोलूंगा आर्क ऑफ कांटेक्ट। और ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही होगी, बेसिकली अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल, अगर मैं एक हाइलाइटर लेके दिखाने की कोशिश करूं, ये वाला जो एंगल है इसे मैं थीटा बोलूंगा, ऑलराइट। ये ग्रीन वाला एंगल जो मैंने मार्क किया है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट जो एंगल सबटेंड करती है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, ऑलराइट। सो ये छोटी पुली पे देखा है इसलिए बिकॉज वहां पे आपका ड्रिवन पुली है वो। सो ये हो गई लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राइव। अब इसी तरह से एक डेरिवेशन और है, काफी सिमिलर है, वो है आपकी लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। हमने क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी पढ़ी थी, तो यहाँ एक्सक्यूज पे मी सर। हाँ जी सर नया शो शुरू करने से पहले मेरे को एक उसमें डाउट था सर, स्लिप वाले में। पूछो।
सर उसमें जो हमने इक्वेट किया है पाई डी टू एन टू इज इक्वल्स टू वी माइनस वी इंटू एस टू बाई 100। हाँ, सर ये तो तभी हो सकता है ना जब एस टू 0 हो। क्यों? इक्वेट कैसे करेंगे सर? जब जब पाई डी टू एन टू तो वो वाली स्पीड हो गई जो बेसिकली हमारा फॉलोअर है उसकी स्पीड हो गई। अब उस पर भी अगर स्लिप हो रहा है तो वो दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? वो इसलिए इक्वल हो सकती है, ये कंसेप्ट यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था, ध्यान से देखो कि ये ड्राइविंग पुली है, तो इसकी वेलोसिटी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मान के चल रहे हो कि जो पाई डी टू एन टू बाई 60 आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर विल बी इक्वल टू दिस थिंग। दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। ये जो स्पीड जनरेट कर रही है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे स्लिप के बाद तो ये आनी चाहिए, और ये मैं बोल रहा हूँ कि वो ये होगी। अप्रोक्सीमेटी हो गया ना, क्योंकि पाई डी टू एन टू तो फॉलोअर की जो टोटल, अच्छा मतलब ठीक है सर, समझ गया वो अच्छा ठीक है समझ गए ना, वो हाँ चला रहा है, ये चल रहा है, तो ठीक है चलने सर, के बाद ये होनी चाहिए। जी 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 जी। ओके, सो अब वापस आते हैं लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम के ऊपर, और उसके अंदर आप डेरिवेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत हल्की सी। आपको क्या चेंजेस दिख रही है डायग्राम के अंदर? पहले ये लाइंस इधर सबस्टेंड हो रही थी, अब ये लाइंस इधर सबस्टेंड हो रही हैं, तो उसके कारण आपकी डायग्राम हल्की सी चेंज हो गई। बाकी सारी चीजें सेम है। एक आपकी बेसिकली ड्राइवर पुली है, एक आपकी ड्रिवन पुली है। ड्राइवर पुली का रेडियस R1 है, ड्रिवन पुली का रेडियस R2 है। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस x है। अब फिर से अगर आपको याद हो, O2 से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे जो O1E की लाइन पे होगा, जो थोड़ा अब ऊपर जाके बन रहा है बिकॉज अब आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। आई वुड से O2 M O1 जो एंगल बन रहा है 90 है, और ये M और O2 बेसिकली पैरेलल हो जाता है EF को, तो आप देख सकते हो कि अब MO2 विल बी इक्वल टू EF। सो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अब हम दोबारा, ये सारा सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब आपका फिर से एंगल वही रहेगा, ये भी ध्यान रखना कि MO2 O1 अल्फा ही होगा। पिछली बार भी MO2 O1 ही अल्फा था, चाहे M यहां से ड्रॉ हो रहा था। अब अगर मैं कहूं कि लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट। लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होगा? आर्क लेंथ, यहां से स्टार्ट करते हैं, GJE प्लस EF प्लस FKH प्लस HG। तो ये लेंथ ऑफ बेल्ट फिर से वैसे ही देखनी है हमें, उसी तरह से, बस ये है कि इनकी अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, मतलब इवैल्यूएशन बदल जाती है। तो अगर पिछली बार जैसे हमने लिखा था, दोबारा वो ट्वाइस ऑफ एवरीथिंग हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के साथ, कि GJE कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ JE। ऐसे ही EF प्लस HG कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ EF। आर्क लेंथ FKH कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ आर्क FK। तो ये सारी चीजें फिर से सेम है। अब फिर से वही चीजें करनी होगी। मुझे पता है कि आर्क लेंथ JE पहले इवेलुएट कर लेते हैं। क्या होगा? आर्क लेंथ होती है L इक्वल टू R थीटा। सो हमें आर्क लेंथ JE का अगर पता करना है, R1 पता है हमें, थीटा पता है हमें, वो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ऐसे ही आर्क लेंथ F के क्या हो जाएगा? L इक्वल टू R थीटा। इस केस में आपका R क्या है? R2 है। और इस केस में आपका थीटा क्या है? पिछली बार पाई बाई 2 माइनस अल्फा था, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो इट इज पाई बाई 2 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस हो रहा है इस बार। सो अगर आपको ये पता लग गया तो अब फिर से हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा आपका बेसिकली वो अल्फा वाला एंगल। तो हम ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे? O1 O2 M, ये वाला, और ये 90 डिग्री है हमें पता है, तो साइन ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं। साइन ऑफ अल्फा क्या होगा? O1 M डिवाइडेड बाय O1 O2। O1 O2 x है, O1 M जो है उसे ब्रेक कर लेते हैं O1 E प्लस E M के साथ, इस तरह से। और O1 E क्या है? R1 है, हमें पता है इसका रेडियस। EM क्या है? क्योंकि ये लाइन यहां से आ रही है, आप देख सकते हो, ये O2F इज इक्वल टू R2, और O2F और ME इक्वल होगा क्योंकि MO2 इज पैरेलल टू EF। तो ये आपका साइन अल्फा बन जाएगा R1 प्लस R2 बाई X। तो अगर ये पता लग गया तो आगे क्या कर सकते हैं? अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट विल बिकम इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई X। अगर ये पता लग गया, अब निकालते हैं आपका बेसिकली जो ये लेंथ है EF निकालने की बारी है। उसके लिए हम फिर से कंसिडर करेंगे आपका ट्राइंगल O1 M O2। उसके अंदर वो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे हम। अगर वो फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, आप देख सकते हो MO2 ये हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा?
O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O1M का होल स्क्वायर। O1M जो है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन x। ये सेम ही इक्वेशन है। इसके ऊपर अगेन हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के मैथमेटिकली इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सो वील गेट x इज इक्वल x माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। सो ये आपका EF आ जाएगा। अब आपके पास सारी चीजें फिर से नोन हो गई। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें आर्क लेंथ JE चाहिए थी, पता लग गई। आर्क लेंथ FK चाहिए थी, पता लग गई। हमें ये EF डिस्टेंस चाहिए था, पता लग गया। हमें अल्फा पता करना था, यहाँ पे ये इक्वेशन में से पता लग गया। इसे हम सब चीजों को वापस पुट डाउन करेंगे। पुट डाउन करके हम सबको बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। आपकी लेंथ आपको मिल जाएगी ये वाली। सो द लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव π/2 into d1 plus d2 प्लस 2x प्लस d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। और यहाँ पे भी आपका आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में क्या बन रहा होगा, हम देखेंगे छोटी पुली के ऊपर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो सबटेंड हो रहा है आपकी आर्क ऑफ कांटेक्ट का, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये होगा थीटा। और इस थीटा को निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा इनटू पाई बाय 180 रेडियंस। सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। सो ये आपका ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी सो हमने जो ये डेरिवेशन थी इसमें हमने ट्राइंगल में साइन क्यों निकाला सर? हम अगर tan निकालते तो वो लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पुलीज का भी इंडिपेंडेंट हो जाता है सर उससे। कौन सी इक्वेशन की, इक्वेशन ए के बाद बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो सर? इक्वेशन ए के जो ऊपर में जस्ट ऊपर जो हमने साइन अल्फा निकाला है सर, हाँ, वहां पे अगर हम tan अल्फा निकालते फिर सर, tan अल्फा निकालते तो क्या फायदा होता? तो सर जो हमारी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आई है सर वो x के भी इंडिपेंडेंट हो जाती है सर। x से भी इंडिपेंडेंट, पर x तो चाहिए होता है ना भाई, x तो डिजाइन का पार्ट है ना। X is something that you would require when you're actually designing a belt drive system. आपकी शाफ्ट्स के बीच के अंदर डिस्टेंस कितना रखना है, ये तो एक डिजाइन पैरामीटर है ना। सर तो वो अल्फा से रिलेट नहीं हो जाता सर? तो उसको अल्फा को हम फाइंड करके, तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखो फाइनली तो हमने अल्फा के अंदर, एक मिनट, अल्फा आ रहा है आपका फाइनली, आपकी फाइनल इक्वेशन के अंदर अल्फा से हमने उसे एलिमिनेट कर दिया अगर आप ध्यान से देखो। यस सर। तो लेंथ को मैंने अल्फा से तो इंडिपेंडेंट करना था, इसीलिए उसे यूज किया। मैं आपका पॉइंट समझ गया, बट x is something when you practically like go in an industry or any place, x तो एक डिजाइन पैरामीटर है। ये तो जैसे अब रेडियस है, डिजाइन पैरामीटर है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ऐसी x भी आपका डिफाइंड होता है, तो वो यूज करना जरूरी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, x इसलिए भी जरूरी है ना, नहीं तो आप कैसे, मतलब हाउ शुड आई पुट इट, जैसे गियर ड्राइव सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर x का इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा ना। बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि दूर दूर है शाफ्ट। गियर्स को तो एंगेज होना होता है, इसे एंगेज नहीं होना, पर ये कितनी दूर है, स्लिप होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें, x इज अ पार्ट ऑफ द डिजाइन। ठीक है, सो या ओके, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन टुडे। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा डेरिवेशंस हो गई, आप लोग भी काफी। सर वो वाला एक बार दोबारा बता दो कि स्लिप बेल्ट वाला सर, एक बार समझ नहीं आया था तो ये क्या दे दो। देखो स्लिप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लिप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिजिकली तो समझ आ गया होगा, आई होप सो, कि स्लिप का मतलब जब आपका पुली घूम रहा है पर बेल्ट उसके साथ नहीं घूम रही। आप ऐसे सोचो कि बेल्ट वहीं की वहीं अड़ गई, घूम ही नहीं रही बेल्ट। हमारा आइडियल सिस्टम क्या है, हम चाहते क्या है कि हमारी पुली घूमे और हमारी पुली बेल्ट को घुमाए, तभी हमारा फोर्स ट्रांसमिट होगा आपकी ड्राइवर पुली के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसा हो ही नहीं रहा, अगर आपकी बेल्ट घूम ही नहीं रही, ऐसे मान लो, तो आपकी ड्राइविंग पुली जो है वो घूमे जा रही है। ड्रिवन पुली तो जो आपकी है वो तो मतलब स्टैग्नेंट ही रह गई ना, हिल ही नहीं रही वो तो इस चीज को बोलते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट, कि बेसिकली आपका पुली घूम रहा है पर आपका बेल्ट नहीं घूम रहा। अब स्लिप दोनों तरफ हो सकती है, आपकी ड्रिवन पुली पे भी हो सकती है, आपकी ड्राइविंग पुली पे भी हो सकती है। सो इस स्लिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के अंदर। मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बताया था कि आपकी पुली 1 के ऊपर या ड्राइविंग पुली के ऊपर स्लिप है 1% और आपकी ड्रिवन पुली के ऊपर स्लिप है 2%। इस तरह से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इस तरह से बोला जाएगा। तो अब हम ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपकी ड्राइविंग पुली से, क्योंकि वहां से सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि जो आपकी वेलोसिटी है बेल्ट की, वो बेसिकली इम्पार्ट कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकेंड विल बी
represented as small v, और उसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो है पाई d1 n1 अपॉन 60 माइनस पाई d1 n1 अपॉन 60 इंटू s1 बाई 100। ये इक्वेशन में मैंने ये सब्ट्रैक्शन क्या की है। अगर मैं बोलूं कि स्लिप नहीं है, कोई स्लिप नाम की चीज नहीं है, तो velocity of the belt passing over the driver per second will be represented as v equal to pi d1 n1 upon 60। This is basically the same thing which we found here। अगर आप ध्यान से देखो जब हमने ये लिखा था, अगर याद है, लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर इन 1 मिनट, सो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड ही होती है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट बोला था, अब पर सेकंड बोल रहा हूँ, तो पाई d1 n1 अपॉन 60, वही चीज को दोबारा यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म्स में लिखा। पर जब मैंने बोल दिया कि ये स्लिप होगा तो मेरे को स्पीड रिडक्शन होगा ना। स्लिप का मीनिंग क्या है कि स्पीड रिड्यूस हो गया, तो वो जो रिडक्शन है मैं कह रहा हूं कि वो बेसिकली एक परसेंटेज लेंगे हम एक्चुअल स्पीड का। सो ये इसीलिए मैंने लिखा पाई डी वन एन वन अपॉन 60 इंटू एस वन अपॉन 100। तो इसको बस समराइज करके मैंने लिख दिया पाई डी वन एन वन अपॉन 60 इंटू 1 माइनस एस वन अपॉन 100। अब जब मैं बोल रहा हूं कि हम ये वेलोसिटी से इम्पार्ट कर दी और ये अब जा रही है फॉलोअर के ऊपर आपकी बेल्ट, वहां पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी बेसिकली आपकी पाई डी टू एन टू अपॉन 60, क्योंकि हम घुमा रहे हैं उसे, ठीक है, उस एन टू के ऊपर ही हम घुमा रहे हैं उसे। सो दैट विल बी पाई डी टू एन टू अपॉन 60 इक्वल टू v माइनस वी इंटू एस टू अपॉन 100, क्योंकि अब हमें पता है कि ये v वेलोसिटी के साथ आ रहा था, पर अब यहां पे भी स्लिप होगी तो ये v माइनस समथिंग होगा। वो समथिंग क्या होगा, उस वेलोसिटी का स्लिप परसेंटेज। सो ये v माइनस वी इंटू एस टू अपॉन 100 एंड दिस विल बी पाई डी टू एन टू अपॉन 60। सो ये यहाँ पे आ गया v इंटू 1 माइनस एस टू अपॉन 100। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि कुछ नहीं, अब v हमने यहाँ पे इवेलुएट किया था, ये इक्वेशन a को इक्वेशन b में v रिप्लेस कर दिया हमने, और इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, और फाइनली हमने बोल दिया कि दिस विल बी पाई d1 n1 अपॉन 60 इनटू 1 माइनस s अपॉन 100। और इसके अंदर हमने s जो है वो रिप्रेजेंट किया है s1 प्लस s2 के साथ, और कुछ नहीं। फिर बस मैंने बोला कि ये आपका रीअरेंजमेंट हुआ है, 60 कट गया, पाई कट गया, 60 कट गया, पाई कट गया। यहाँ से ध्यान से देखो, पाई और 60 की टर्म्स जा रही हैं, क्या आ रहा है, d2n2 इक्वल टू d1 n1 इनटू 1 माइनस s अपॉन 100। तो ये बन जाएगा n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 इनटू 1 माइनस s अपॉन 100। और इस इक्वेशन के अंदर अगर बोला जाए कि आपको बेल्ट थिकनेस भी कंसिडर करना है, सो यू सिंपली हैव टू ऐड द थिकनेस n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 प्लस t अपॉन d2 प्लस t इनटू 1 माइनस s अपॉन 100। So this is the concept of slip of belt, ठीक है। तो now we'll meet on Monday और ये टॉपिक देखते हैं जितना खत्म हो सकता है खत्म करते हैं, ठीक है। So let's meet on Monday now and end the session.